हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगले पार्ट्स के बारे में। हमारे वीडियो के पिछले पार्ट्स में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम और शर्तों के विषय में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे की जानकारी हासिल करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से फ्लो किए जाते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक तत्व ले लेंगे स्कैंडियम, जिसका संकेत होता है Sc, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 21 होती है। तो अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 21 है तो निश्चित रूप से और इसके परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या भी 21 होगी, और नाभिक के चारों तरफ की अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या भी 21 होगी। में पढ़ चुके हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E। Z का अर्थ है परमाणु संख्या, P का अर्थ है उसके नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या, और E का अर्थ है नाभिक के चारों तरफ की अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ये आपस में या परस्पर क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ हमने जो उदाहरण लिया है स्कैंडियम का, उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 21 है। तो उसके नाभिक में या उसके परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या भी सेम 21 या 21 होगी, और नाभिक के चारों तरफ की अलग अलग जो कक्षाएं होगी उसमें परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वो भी 21 होगी। लेकिन हम लोग को देखना है कि ये स्कैंडियम के परमाणु में जो ये 21 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो 21 इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा और उपकक्षा में किस प्रकार से फिर बटे हुए रहते हैं, वितरित रहते हैं। तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 21 होती है। तो अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 21 है तो निश्चित रूप से तो क्या कि हम लोग किसी भी परमाणु की जो पहली कक्षा में है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिक से अधिक 2n² सूत्र के अनुसार। दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन। पाँचवीं कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन। छठी कक्षा में 72 इलेक्ट्रॉन। सातवीं कक्षा में 98 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। ये 2n² सूत्र के माध्यम से तय होता है। केवल यही सूत्र पर्याप्त नहीं होगा, इस सूत्र के साथ हमारी कुछ शर्तें जुड़ी हुई जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम में आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखोगे स्कैंडियम के लिए 21 इलेक्ट्रॉन का वितरण करते समय हम लोग सबसे पहले स्कैंडियम के लिए हम लोग पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पहली और दूसरी कक्षा में कुल मिलाकर 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉनों की खपत हो जाएगी। शेष बचेगा और 11 इलेक्ट्रॉन। उन 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? तीसरी कक्षा या उससे आगे की कक्षाओं में ले जाएंगे। तो तीसरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, दूसरी में 8 रख लिए। तीसरी कक्षा में ऐसे तो 18 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रावधान है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई है। वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि देखोगे कि किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा, जिसको संयोजी कक्षा कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो देखिए इनके पास जो शेष बचे 11 इलेक्ट्रॉन है, यदि उन 11 इलेक्ट्रॉन को आप तीसरी कक्षा में रखने के प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा? तीसरी कक्षा में रख देते हो तो इस तरह से 21 के 21 इलेक्ट्रॉन की खपत तो हो जाएगी। 2 और 8 10, और 10 और 11 21 हो जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में क्या देखोगे, इसकी जो तीसरी कक्षा होगी उसमें तो इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता 18 है, लेकिन उनके का शर्त है, तो उस शर्त के नियम अनुसार यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। तो यहाँ कौन से शर्त का उल्लंघन हो रहा है? तो अगर आप तीसरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन रख देते हो तो ये तीसरी कक्षा ही सबसे बाहरी कक्षा बन जाती है। तो ये तीसरी कक्षा में यदि 11 इलेक्ट्रॉन रख देते हो तो यह उसकी सबसे अंतिम कक्षा बन जाती है या संयोजी कक्षा बन जाती है। और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम और शर्तों में क्या पढ़ेंगे कि संयोजी कक्षा या सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक 8 हो सकती है, 8 से अधिक नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 8 से अधिक है, 11 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर तीसरी कक्षा या एम कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन रखना अनुचित होगा, ये सही नहीं रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? तो उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हम लोग पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो रखेंगे, तीसरी कक्षा में भूलकर भी हम लोग 11 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। तो तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? तो तीसरी कक्षा में आप एक काम करें, तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन अभी रख लें। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग केवल रफ कर रहे हैं, ये उसका फेयर नहीं हो रहा है। तो तीसरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हो, अभी थोड़े समय के लिए मान के चले 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, बाद में होगा तो ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन की खपत हो जाती है। बाकी शेष बचा है 3 इलेक्ट्रॉन। वो 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर हम लोग चौथी कक्षा में इन कर जाएंगे। तो अगर चौथी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन लेकर प्रवेश कर जाते हैं तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाता है? तीसरी कक्षा में कहा गया कि अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन कम से कम, तो कम से कम की शर्तें कितनी है? तो किसी भी कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण भले ही 2n² सूत्र से होता हो, परंतु हम क्या जानते हैं कि उस कक्षा में न्यूनतम संख्या में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो कम से कम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कम से कम उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो क्या, तो यहाँ देखोगे तीसरी कक्षा में यदि हम 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो चौथी कक्षा के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बचता है। क्या अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम और शर्तों का परिपालन हो गया है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 4 कक्षाएं सजी हुई आप लोगों को दिख रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अधिकतम संख्या का निर्धारण जो हुआ है वो 2n² सूत्र से तो हो गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ शर्तों का परिपालन हो गया है। जैसे आप कह सकते हो कि किसी भी कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² है, उससे अधिक नहीं है। अगला चीज देखिए, इस स्थिति में यदि आप चौथी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हो तो चौथी कक्षा यहाँ पर बन जाती है संयोजी कक्षा या अंतिम कक्षा बन जाती है, संयोजी कक्षा बन जाती है। और यदि ये चौथी कक्षा संयोजी कक्षा बन जाती है तो वहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं है बल्कि 8 से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो उस शर्त का तो परिपालन हो जाता है जो कि यहाँ पर 11 रखने पर नहीं हो रहा था, उस शर्त का परिपालन हो गया। लेकिन क्या ये स्कैंडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा? विन्यास के नियम और शर्तों में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा में आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन और उसके ठीक पहली वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रख सकते हो जब इन दोनों कक्षाओं के पहले की सारी कक्षाएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार भर गए हो। समझ पा रहे हैं? तो उस स्थिति में देखिए, ये संयोजी कक्षा या अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 2 से अधिक हो जा रही है, 2 से अधिक 3 हो जा रही है। तो 2 से अधिक की संख्या में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन अथवा फिर 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि संयोजी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। लेकिन अंतिम कक्षा में यदि आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहे हैं तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके पहले की सारी कक्षाएं क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार पूर्ण रूपेण भर गई। आप क्या देखोगे कि इसमें हम लोग 2 से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन रखने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको उससे पहले की सभी कक्षाओं की एक बार क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी परमाणु की जो पहली कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रख चुके हैं, यानी पहली कक्षा पूर्ण रूपेण भरी होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता 8 होती है, जो कि यहाँ पर है। लेकिन आप तीसरी कक्षा की बात करें तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता कितनी है? 18 है। और आपने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? केवल 8 इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन रखा है। तो क्या ये तीसरी कक्षा पूर्ण रूपेण भरी है क्या? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तब न भरेगी ये तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा समझ लीजिए अधूरी है। तो सबसे पहले हम लोग तीसरी कक्षा को भरेंगे, उसके बाद न चौथी कक्षा में या संयोजी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। तो ये तीसरी कक्षा यहाँ पर अधूरी है। 18 इलेक्ट्रॉन रखा जाना चाहिए था, आप केवल 8 इलेक्ट्रॉन रखे हो। और चौथी कक्षा या संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक करने जा रहे हो, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं होगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं, यहाँ पर केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन रखिए और बाकी जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन है
आप सोच रहे होंगे कि बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन हम लोग 5वीं कक्षा में जो है ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पहले की जो कक्षा है, तीसरी कक्षा, वो अधूरी। तो उस परिस्थिति में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय पहली कक्षा में कोई थे 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रखो, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख रहे थे, उसको भी रख लो। अब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में पहले तो 8 रख रहे थे और यहाँ पर संयोजी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे। बाकी बचा जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की 5वीं कक्षा में ट्रांसफर मत कीजिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है आपको तीसरी कक्षा में, तब उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सही ढंग से बन पाएगा। तो तब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहले तो हम लोग रफ में किए थे तो 8 इलेक्ट्रॉन रख रहे थे। अब देखिए चौथी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन फिर वापस आकर तीसरी कक्षा में भर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, 8 और 1 9 हो जाए। अब चौथी कक्षा में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर होगी 2। इस ढंग से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सभी नियम और शर्तों को जांच करके देखें, सबका परिपालन हुआ है। जैसे किसी भी कक्षा में देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी भी कक्षा में 2n² सूत्र को फॉलो कर रहा है। पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीसरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, चौथी कक्षा में देख लीजिए 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नंबर का शर्त क्या है कि किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देख रहे हो, जो अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा बन रही है, जिसे आप चौथी कक्षा भी कह सकते हैं या n कक्षा कह सकते हैं, उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं है, 8 से कम है, 2 है। अब तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त ये देखते हो, किसी भी परमाणु की सबसे अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा के ठीक पहले वाली जो कक्षा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 से अधिक नहीं है, बल्कि 18 से कम है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए चौथे शर्त का परिपालन हो रहा है। चौथा शर्त क्या बताया गया है, तो चौथा शर्त यह है कि किसी भी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमिक रूप से भरता है, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही वो ट्रांसफर होता है दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही वो तीसरी कक्षा में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिए, उसके बावजूद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, तब हम तीसरी कक्षा में गए। अब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन डालने के बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहा था, तब हम चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को लेकर गए थे। चौथी शर्त का परिपालन हुआ। पांचवा शर्त का परिपालन क्या है, तो पांचवा शर्त में आप लोगों को बताया गया है कि सबसे अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा में 2 से अधिक और उसके ठीक पहली वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप तभी रख सकते हो जब उन दोनों कक्षाओं की पहली की सभी कक्षाएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियमानुसार भर गए हो, पूर्ण रूपेण भर गए हो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अंतिम कक्षा में देखिए 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसके ठीक पहली वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो उस स्थिति में हमारे 5वें शर्तों का भी परिपालन हो जाता है। अब छठा जो है शर्त क्या है, तो छठा जो शर्त है वो आपके सबसेट से रिलेटेड है, उपकक्षा से रिलेटेड है। तो उपकक्षाओं में अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को बांटे नहीं, अब उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को बांट लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो रख दोगे कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, तीसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में वितरित किए, अब उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को कैसे वितरित करोगे, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा इस सर्पिल पर। सर्पिल पर भी जा सकते हो या यहाँ पर भी आ सकते हो। जैसे पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं वो केवल एस सबसेल के अंतर्गत ही रखे जाते हैं, यानी पहली कक्षा में केवल एक ही उपकक्षा होती है, एक ही सबसेल होता है, वो होता है एस। किसी भी परमाणु की जो दूसरी कक्षा होती है उसमें 2 सबसेल पाया जाता है, एक पाया जाता है एस और दूसरा पी। तीसरी कक्षा में 3 सबसेल पाया जाता है, एस, पी और डी। चौथी कक्षा में देखो कि 4 सबसेल पाया जाता है, एस, पी, डी, एफ। ये ढंग से आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग पहली कक्षा का एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जो कि यहाँ पर है। उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप सर्पिल से बनाएं या यहाँ की जो आपका चार्ट है उसको देखकर बनाएं। पहली कक्षा के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। अब उसके बाद आपको दूसरी कक्षा में इन करना होगा, तो कक्षा आप बदल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर बीच में कोमा लगाना जरूरी होगा। अब दूसरी कक्षा का
एस सबसेल में आएंगे तो दूसरी कक्षा के एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। अब 2s से निकल कर कहाँ इन करना है? 3s में नहीं आना है, उधर से राइट से, तो 2p में आना है। तो ये दूसरी कक्षा के p सबसेल में इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता 6 होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है और इस जगह पर भी ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं? तो एक ढंग से देखिए, दूसरी कक्षा का एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा का पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर इसमें दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, दूसरी कक्षा का एस सबसेल और दूसरी कक्षा के पी सबसेल के बीच में आपको कोमा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कक्षाएं चेंज नहीं हो रही है, दोनों ही सबसेल की कक्षा एक ही समान है। अब उसके आगे देखिए, 2p के आगे जब जा रहे हो तो 3s मिल रहा है, तो यहाँ पर कक्षा चेंज हो रही है, इसलिए बीच में कोमा लगाने की जरूरत होगी। कोमा लगा कर क्या करोगे? 2p के बाद आ जाओगे तीसरी कक्षा के एस सबसेल में। तो तीसरी कक्षा के एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? तो एस सबसेल के लिए इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता 2 होती है, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकते हो, तो 3s2 हो जाएगा। अब 3s के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? 3p में आ जाएंगे। तो 3p पी सबसेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन धारण करने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 6। चाहकर भी और 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर पाएंगे। तो इस ढंग से तीसरी कक्षा का पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब उसके बाद देखोगे तीसरी कक्षा के इस चैट को देखिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। तीसरी कक्षा के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तीसरी कक्षा का पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, लेकिन तीसरी कक्षा के डी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन रखने की बारी है। तीसरी कक्षा में कुल मिलाकर 9 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो इसमें तीसरी कक्षा का एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखा जा चुका है, तो 2 और 6 8 हो गया। अब देखो तीसरी कक्षा का डी सबसेल के लिए इलेक्ट्रॉन बच गया तुम्हारा 1। तो तीसरी देखिए, आप इस बात को ऐसे भी समझोगे, तीसरी कक्षा का डी सबसेल अभी खाली ये रखिए, समझ लीजिए खाली रखिए। और उसके बाद देखिए तीसरी कक्षा का डी सबसेल में नहीं आना है, एक ही बार में चला आ जाना है कहाँ? 3p के बाद, 3 के बाद अगली बारी किसकी है? 4s में आना है। तो चौथी कक्षा का एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद क्या बताए कि 1 इलेक्ट्रॉन आपका शेष बच जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस आपको तीसरी कक्षा के डी सबसेल में आना है। तो तीसरी कक्षा का डी सबसेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 उसके बाद 3d1, ठीक है। यानी इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन का हो गया, स्कैंडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह तीसरी कक्षा का डी सबसेल में प्रवेश करता है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा का डी सबसेल में प्रवेश किया, इसलिए अगर बात करोगे कि स्कैंडियम, अगर चर्चा होगी स्कैंडियम कौन ब्लॉक का सदस्य है, तो याद रखिएगा उसका जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक होगा उसका डी ब्लॉक। चलिए ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कुछ इसी तरह से अगला जो है तत्व ले सकते हो, टिटेनियम का ले सकते हो।